चलिए आज हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के साइज, उसके डेंसिटी और न्यूक्लियस के साइज और डेंसिटी के बारे में पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी संबंधी जो रदरफोर्ड सौडी का नियम है उसके बारे में भी इन डिटेल से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का आकार। तो नाभिक में एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यहाँ प्रोटॉन और क्या रहता, न्यूट्रॉन रहता इस नाभिक में। और ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता। तो ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर होता है। एक्चुअल में होता क्या है, मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्योंकि न्यूक्लियस में होता क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वही मास नंबर होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उसको रहने के लिए उतना ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए यानी मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। इसी को 4/3 πr³ इक्वल टू अगर लिखें तो 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है। अगर इसको उस साइड ले जाके डिवाइड कर दें तो वो भी r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिखा जा सकता। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर 1/3। इसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में 1r0 आता है। r0 इंटू ए पावर 1/3 आ जाएगा। ये r क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये r0 क्या है, तो r0 ये फर्मी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता 1.2 फर्मी। और ये जो फर्मी है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता। याद रखेंगे 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता। तो ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू कितना होगा, r0 ए पे पावर 1/3। इस फार्मूले से रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक से एक आध सवाल है भी, आप लोग अपना चेक कर लेंगे। कई बार किसी एक एटम का मास नंबर दे देगा और उसका रेडियस दे देता, तो दूसरे एटम का मास नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसका रेडियस कितना होगा या साइज क्या होगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें यानी नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, घनत्व इक्वल टू होता द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास बाय वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन एक्चुअल में होता क्या कि मास ऑफ न्यूक्लियस, चूँकि न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन को अगर हम mp मान लें तो टोटल प्रोटॉन की संख्या कितना, परमाणु संख्या के बराबर z परमाणु संख्या के बराबर मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास mp और टोटल प्रोटॉन कितना, तो z mp। और न्यूट्रॉन कितना, तो a - z। मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता इतना ही न्यूट्रॉन होता। तो a - z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय 4/3 πr³। एक्चुअल में होता क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जो कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो इसको हम सीधा m मान सकते हैं। तो Zm प्लस a - z इंटू m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। तो यहाँ से सीधा m इंटू ए डिवाइडेड बाय 4/3 πr³ हो जाएगा। यहाँ से चूँकि r बराबर r0 इंटू ए पावर 1/3 है, तो हम इसको r के बदले r0 इंटू ए पावर 3 रखेंगे। तो m इंटू ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, r के बदले r0 ए पावर 1/3 और उस पर पावर 3। तो ये m इंटू ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r0 का क्यू इंटू ए। तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है।
तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कितना होगा, तो m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r नोट का होल क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है। इसको आप लोग सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं कितना होगा। r नोट का वैल्यू हमने 1.2 फर्मी लिखा है। मास ऑफ न्यूक्लियस है, ये मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है जो कि लगभग 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो हम थोड़ा सा पंखा स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोग होल्ड करेंगे। तो चलिए, ये था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का बात हुआ। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बाद हम अब बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट क्या होता है उसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि मास डिफेक्ट के बिना बाइंडिंग एनर्जी समझ में नहीं आएगा, और बाइंडिंग एनर्जी के बिना न्यूक्लियस कब स्टेबल होता कब स्टेबल नहीं होता ये सब बात भी समझ में नहीं आएगा। अभी जो हम बता रहे हैं थ्योरेटिकल अप्रोच को थोड़ा सा कम बता रहे हैं, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितना है एटम्स एंड न्यूक्लियाई का उसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम धीरे धीरे करके थ्योरेटिकल और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ये द्रव्यमान क्षति क्या है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता ज़रूर है, लेकिन टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उसके मास से न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी मास डिफेक्ट की अगर बात करें तो इसको हम डेल्टा m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मास ऑफ द प्रोटॉन और मतलब न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसको लिखते हैं कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी नाभिक के का जो द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया है, कैलकुलेशन के हिसाब से जो आता है, और ये जो वास्तविक न्यूक्लियस का मास है, इन दोनों का जो अंतर है इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक्चुअल में नाभिक का द्रव्यमान कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का जो सम है यानी योग है ये ज़्यादा हो जाता और एक्चुअल मास कम होता है, तो इसी दोनों के अंतर को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये टोटल कैलकुलेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाए, तो मास ऑफ प्रोटॉन mp, तो टोटल प्रोटॉन की संख्या कितना, तो z mp प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना, तो a - z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना ये कैलकुलेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस है, लेकिन एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा सा कम होता है, और इसी के डिफरेंस को हम लोग मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति की बात हो गई। अब इसी कोई पूछेगा ये मास डिफेक्ट होने के बाद जाता कहाँ है, ये जो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से यही मास एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिस एनर्जी से न्यूक्लियस बंधा होता है। बाइंडिंग एनर्जी एक टर्म आता है, तो बाइंडिंग एनर्जी यही डेल m × c²। एक्चुअल में जो मास डिफेक्ट है यही मास आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन के हिसाब से मास जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कम से कम इतना एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। एक्चुअल में होता क्या, न्यूक्लियस जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है कम से कम उतना एनर्जी उसको सेपरेट करने के लिए यानी तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है। एक चीज़ और, न्यूक्लियस में जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जब कभी भी न्यूक्लियॉन शब्द का इस्तेमाल हो, एक्चुअल में या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से कॉमन रूप से न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। या ऐसे समझ लें, जो न्यूक्लियस में
जो पार्टिकल रहता है उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जब कभी भी न्यूक्लियॉन्स की बात हो तो यही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम ही होगा न्यूक्लियॉन्स। तो एक चीज़ और है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एटम है। अच्छा, कोई पूछेगा कौन सा एटम कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है, याद रखेंगे ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक की जो अस्थायित्व है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है। यानी किसी भी एटम्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर अधिक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर अधिक है तो वो अधिक स्टेबल होगा। इस बात को याद रखेंगे। हालांकि इसका ग्राफ भी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अब हम रेडियो एक्टिविटी से संबंधित लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ जिससे ऑटोमेटिक, मतलब बिना कुछ किए ऑटोमेटिक उसके नाभिक का डिके होता रहता, न्यूक्लियस डिके होता रहता, यानी उसका क्षय होता रहता, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अल्फ़ा बीटा डिके गामा डिके होता। तो जब कभी भी अल्फ़ा डिके, एक चीज़ और है इसका रूल कि जब कभी भी अल्फ़ा रे निकलेगा तो बीटा रे उसके साथ नहीं निकलेगा, या तो अल्फ़ा रे अकेले निकलेगा, अल्फ़ा रे के निकलने के बाद बीटा रे निकलेगा, यानी अल्फ़ा और बीटा रे का डिके एक ही साथ नहीं हो सकता। तो हम अल्फ़ा डिके की बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। जब अल्फ़ा डिके हो रहा हो तो जैसे मान लें ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर ए है और मास, एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है। तो इससे अगर अल्फ़ा डिके हुआ हो तो अल्फ़ा डिके मतलब हीलियम पार्टिकल, तो हीलियम पार्टिकल को ही हम लोग अल्फ़ा एटम्स बोलते हैं। तो ये द्विआयनित हीलियम आयन, He++ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो द्विआयनित हीलियम आयन जैसे He++, तो He++ यही द्विआयनित हीलियम आयन जो है इसी को हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। तो जब कभी भी किसी एलिमेंट से अल्फ़ा कण निकलेगा, यही क्या है अल्फ़ा कण यानी अल्फ़ा पार्टिकल, तो इससे क्या होगा मास नंबर में 4 घट जाएगा और एटॉमिक नंबर में 2 क्या होगा घट जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो चूँकि मास नंबर भी हमेशा कंजर्व होता है और एटॉमिक नंबर भी हमेशा कंजर्व होता, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारा रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। अगर बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके होता क्या, ये बीटा पार्टिकल होता क्या, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है और किसी एलिमेंट से अगर बीटा पार्टिकल डिके हुआ हो तो ये E-1 और ये 0, यही है बीटा पार्टिकल्स। इसी बीटा पार्टिकल को ये बीटा नेगेटिव या E नेगेटिव करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल है। तो जब कभी भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर बीटा डिके हुआ हो तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना चाहेंगे हम, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये X जो है Y में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा तो Z+1 हो जाएगा। ये था बीटा डिके। जब कभी भी, अच्छा एक चीज़ और, अल्फ़ा एलिमेंट के साथ गामा डिके हो सकता है और बीटा डिके के साथ भी गामा डिके हो सकता है। और जब कभी किसी पार्टिकल से गामा डिके हो तो उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम डायरेक्ट रेट ऑफ डिके की बात करते हैं कि रेट ऑफ डिके किस बात पे डिपेंड करता है और इसका इक्वेशन वगैरह क्या आता है। तो हम रेडियो एक्टिविटी से संबंधित अभी फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे। तो ये रदरफोर्ड सोडी के नियम से कहता है कि रेट ऑफ डिके यानी -dN/dt, रेट मतलब टाइम से डिवाइड होना, रेट ऑफ डिके यानी -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी किसी भी एटम में अनडिकेड परमाणुओं की संख्या यदि n है तो अनडिके परमाणुओं की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिके।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टायर में जितना ज़्यादा हवा भरा हुआ होगा, अगर उसमें छेद करते हैं तो शुरुआत में उसमें जो लीकेज ऑफ एयर है बड़ा तेज़ी से होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। यानी रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड इन दैट सैंपल। यानी क्षय की जो दर है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये क्षय का जो दर है, क्षय का दर सैंपल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता। तो -dN/dt, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में लैम्डा आएगा, ये लैम्डा इंटू n। तो -dN/n इज इक्वल टू ये लैम्डा, ये dt को हम इस साइड भेज देंगे। चलिए, ये -dN/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। चूँकि ये क्षय का जो दर है, क्षय का दर यानी रेट ऑफ डिके, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट सैंपल। यानी किसी भी सैंपल में उपस्थित अनडिकेड एटम की संख्या पर निर्भर करता। तो इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये -dN/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। तो ये दोनों साइड टेकिंग प्रॉपर लिमिट भी लेंगे। यहाँ 0 टाइम पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो होगा n0 होगा। n0 मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली विच इज अनडिकेड। मतलब ये शुरुआत में एक भी एटम डिके नहीं हुआ था, तो उस 0 टाइम पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो n0, और t टाइम पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स होगा वो n। तो dN/n का जो ये इंटीग्रेशंस है ये log e⁻n आता है। dx/x का जो इंटीग्रेशंस है, dx/x का जो इंटीग्रेशंस है ये log e⁻x आता है। उसी तरीके से dN/n का इंटीग्रेशन log e⁻n। तो n0 ऊपर लिखेंगे और n नीचे, लैम्डा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे। तो माइनस log e⁻n, n की जगह अपर लिमिट और माइनस उसी n की जगह लोअर लिमिट। तो ये log e⁻n माइनस log e⁻n0 इक्वल टू लैम्डा अपर लिमिट माइनस। तो dt का इंटीग्रेशन t की जगह अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो log e⁻, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस e log n और माइनस माइनस प्लस, तो log e⁻n0। तो इसको लैम्डा t लिख सकते हैं। इसी को हम थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दें तो log e⁻n0 माइनस log e⁻n इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो log x माइनस log y अगर हम करते हैं तो log x माइनस log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x/y। तो log x/y, तो log n माइनस log n0 माइनस log n, तो e⁻n0/n इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टी। तो log e⁻, तो ये अगर हम यहाँ छोड़ना चाहें तो लैम्डा टी इक्वल टू लिख सकते हैं log e⁻n0/n। तो log e⁻x को जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log 10⁻x। तो यहाँ बेस में कुछ नहीं देंगे, इसका मतलब 10 ही होता। तो लैम्डा टी इक्वल टू ये 2.303 log 10⁻n0/n, ये डीके का फार्मूला। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी को दूसरे तरीके से अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो log e⁻n0/n इज इक्वल टू लिखना हो तो ये लैम्डा टी। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो सीधा log e⁻ को उठा के उस पार भेज देंगे। तो n0/n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, e⁻λt। तो n0 इक्वल टू n इंटू e⁻λt। अगर सीधा हम n इक्वल टू निकालना चाहें तो n0 इंटू e⁻λt। ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ये मतलब इक्वेशन आएगा n इक्वल टू n0। n0 क्या, तो नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन सैंपल विच इज़ अनडिकेड इनिशियली, और ये n एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ़ एटम्स बचेगा। लैम्डा क्या होता, तो डीके कांस्टेंट होता, और टी टाइम है। तो डीके कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछेगा तो ये पर सेकेंड या पर ईयर या पर मंथ करके आएगा। इसी में अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ आता है।
इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो ये इसका जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम टाइम वर्सेस नंबर ऑफ एटम्स के बीच का ग्राफ खींचें तो ये जो ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ यूँ ग्राफ आएगा। ये 0 टाइम पे जो नंबर ऑफ एटम होगा n नोट, अच्छा जितने देर में ये नंबर ऑफ एटम आधा हो जाएगा उसको हम फर्स्ट हाफ लाइफ बोलेंगे, ये n नोट बाई 2। और आधे का आधा जितने देर में हो जाएगा उसको हम लोग सेकेंड हाफ लाइफ बोलेंगे। और फिर उसका आधा जितने देर में हो जाएगा उसको हम लोग थर्ड हाफ लाइफ बोलेंगे। ये 3TD है तो ये n नोट बटे 8, ये 3T हो जाएगा। देखिए हाफ लाइफ क्या होता है कि हाफ लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड है जिस टाइम में नंबर ऑफ एटम्स आधा हो जाता है। तो n इक्वल टू ये n नोट बाई 2, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ की। अच्छा हाफ लाइफ क्या, तो हाफ लाइफ एक वो टाइम है जिस टाइम में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इस कैपिटल T की अगर हम बात करें तो लैम्डा T इक्वल टू 2.303 लॉग ये n नोट, और ये n को, तो n को भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जितने देर में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो n को पुनः n नोट बटे 2, तो ये देखो पलट के ऊपर चल जाएगा। लैम्डा T इक्वल टू 2.303 लॉग 2, तो लॉग 2 का जो वैल्यू लिखते हैं ये लिखते हैं 0.3010, तो ये लैम्डा T इज इक्वल टू आएगा 0.693 आ जाएगा, गुना भाग करने पर 0.693। तो ये T इक्वल टू अगर हम देखें तो 0.693 अपॉन लैम्डा, कुछ इस तरीके से आएगा। ये हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच संबंध है। फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। अच्छा हाफ लाइफ क्या, वो टाइम इंटरवल है जिसमें कि आधे नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो जाता है, या वो टाइम इंटरवल है जिसमें आधे नंबर ऑफ एटम्स बच जाता है। फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करेंगे तो T/T इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो n इक्वल टू n नोट अपॉन 2, तो इसको लिखेंगे n नोट 1 अपॉन 2। फर्स्ट हाफ लाइफ में t का वैल्यू, पावर का वैल्यू 1 आएगा। फॉर सेकेंड हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ लाइफ इसमें T/T का जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा आधे का आधा यानी n नोट अपॉन 4, तो n नोट अपॉन 4, तो n नोट इंटू 1/t पावर 2। तो सेकेंड हाफ लाइफ में 1/2 पर पावर कितना आ गया, 2। इसी तरीके से फॉर थर्ड हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, थर्ड हाफ लाइफ, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो बचा हुआ n3 मान लें, तो ये तो सेकेंड हाफ लाइफ में जितना एटम था उसका आधा होगा, तो n नोट बटे 8, तो इसको लिखेंगे n नोट इंटू 1/2 पर पावर 3। तो थर्ड हाफ लाइफ में क्या कहेंगे, T/T इक्वल टू 3, ये थर्ड हाफ लाइफ है। इसी तरीके से फोर्थ हाफ लाइफ की बात करेंगे। फॉर फोर्थ हाफ लाइफ तो n4 इज इक्वल टू n नोट बटे 16, तो ये n नोट इंटू 1/2 पर पावर 4, तो ये देखो तो T/T इज इक्वल टू 4, तो ये देखो 4 चौको 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो फोर्थ हाफ लाइफ में n 1/2 पावर कितना हो जाएगा, 4। फॉर n हाफ लाइफ की अगर हम बात करेंगे, फॉर nth हाफ लाइफ की बात करेंगे तो n इंटू n, ये n नोट इंटू 1/2 पर पावर T/T, और इसी को nth हाफ लाइफ कहेंगे हम। तो 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा, n। तो ये कुछ इस तरह देखेंगे। ये फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए आता कैसे है कि जैसे T इक्वल टू फर्स्ट हाफ लाइफ था तो कैपिटल T होता, तो T/T इक्वल टू 1। सेकेंड हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो T इक्वल टू 2T, तो यहाँ T/T करेंगे तो 2 आ जाता। थर्ड हाफ लाइफ की बात करें तो यहाँ T इक्वल टू ये 3T, तो स्मॉल t बाई कैपिटल T करेंगे तो ये 3 आ गया। इसी तरीके से nth हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, NT, यानी T/T अगर करेंगे तो ये n, ये थर्ड हाफ लाइफ मतलब nth हाफ लाइफ के लिए बात आया। इसी तरीके से एक और टर्म आता है जैसे एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कहते हैं। ये एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या होता है, तो मीन लाइफ जो होता है इट इज़ रेसिप्रोकल, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। मीन लाइफ किसे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। और ये होता है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट।
यानी ये डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता। अच्छा, डीके कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता, तो हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे कि लैम्डा टी इक्वल टू 0.693। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो 0.693 बटे टी, तो टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.693 बटे टी, तो टी प्लट के ऊपर चल जाएगा, तो टॉ यानी मीन लाइफ इक्वल टू बचेगा टी बाई 0.693। तो ये लगभग 1.44 टी आएगा मीन लाइफ, यानी मीन लाइफ को ये टॉ से डिनोट करते हैं, तो मीन लाइफ इक्वल टू 1.44 टी आएगा। ये मीन लाइफ होता क्या, तो ये एक तरीके का औसत लाइफ है किसी भी एटम का। जैसे कोई एटम एक ही सेकंड में डिके कर गया, कोई 1 घंटे बाद डिके किया, कोई 2 दिन बाद डिके किया होगा, कोई 10 दिन बाद डिके किया होगा, तो सारे एटम्स का जो टोटल लाइफ निकाल के टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइजन करते हैं, तो वही ये मीन लाइफ है। तो ये एक लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। अगर इसको प्रूव करना हो तो पूरे शुरू से लेकर के अंत तक के सारे एटम्स का टोटल लाइफ कैलकुलेट करना पड़ेगा और पुनः टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये मीन लाइफ आएगा। तो मीन लाइफ और हाफ लाइफ के बीच अगर रिलेशन पूछेगा तो टाउ इक्वल टू 1.44 टी। तो चलिए डीके कांस्टेंट से रिलेटेड लगभग मेन फार्मूला जितना था वो हम बता दिए। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।